Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics, and in this lecture in which we are going to discuss various levels of equilibrium as suggested by Keynes. जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि आमतौर पे लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं केन्स को ऑन द पॉइंट दैट केन्स ऑलवेज कंसिडर इक्विलिब्रियम एज द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बट केन्स जो है वो सिर्फ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात नहीं करता, वो कहता है कि इक्विलिब्रियम कितना होगा, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट पे होगा या वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे होगा या वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पे होगा, दैट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। अब ये लाइन मेरी याद रखिएगा, केन्स ये कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, वो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले आ जाएगा, वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर आएगा या वो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आएगा। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड का लेवल कितना है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई उसका क्या है, वो तो कहते हैं वो तो फुली इलास्टिक है। इकोनॉमी के अंदर जितनी एग्रीगेट डिमांड होगी एग्रीगेट सप्लाई उतनी ही हो जाएगी अप टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद की बात करें तो वहां पे जाके क्या होता है, जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद अगर एग्रीगेट डिमांड आप बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर लास्ट में जो टेबल बनाया था, आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करके एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करा सकते हैं। बट एग्रीगेट डिमांड तो इंक्रीज हो सकती है पर एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि वो फुल एम्प्लॉयमेंट तक ही परफेक्टली इलास्टिक है। सो उसके बाद जो होगा वो एग्रीगेट डिमांड पर डिपेंड करता है। तो इकोनॉमी में एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड जो है वो कितनी होगी उस पर ही इक्विलिब्रियम का पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है। तो आज हम उसी चीज को विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हम देखने वाले हैं। तो वो कैसे होगा, हम उसके लिए 3 डायग्राम जो है वो यूज करेंगे। 3 डायग्राम कैसे, एक डायग्राम के अंदर हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को दिखाने वाले हैं। सो इन ऑल द 3 डायग्राम्स जो आपने बनानी है, आप उसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आप एग्रीगेट सप्लाई और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड ले लें। सबसे पहले तो हम 3 डायग्राम में पहले जो कॉमन थिंग्स हैं हम वो बना लेते हैं, ताकि हम अपनी डायग्राम को बनाना थोड़ा इजी कर सकें। सो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस देयर इज एग्रीगेट डिमांड। एक डायग्राम हम नीचे बनाने वाले हैं। बेटर रहेगा कि आप इसको अगर पैरेलली बनाएं तो उससे एनालिसिस जो है वो आपके इजी हो जाएंगे। यहाँ पे y एक्सिस है, x एक्सिस है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड है और यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है तीनों डायग्राम के अंदर, और वो ये है कि आपने तीनों के अंदर एक एग्रीगेट सप्लाई की कर्व बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो 45 डिग्री पे होनी चाहिए, मतलब वो परफेक्टली इलास्टिक होनी चाहिए। जब फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल आ जाए वहां पे आप पे जाके उसने आपको कांस्टेंट कर देना है। कैसे? सो हम बना लेते हैं एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व। हमने ऑलरेडी बात की थी कि एग्रीगेट सप्लाई पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू होती है। अगर आपने किसी पर्सन को काम पे नहीं रखा तो आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई का लेवल है वो क्या होगा, वो 0 होगा। सो सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या है, वो 45 डिग्री पे राइज हो रही है। सो दिस इज एंगल ऑफ 45 डिग्री। आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं 45 डिग्री पे। यहाँ पे जाके मैं मान लेता हूं कि फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया है और यहाँ पे जाके एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या हो गई है, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गई है। सो दिस इज आवर एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो हम मान लेते हैं कि इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम का लेवल जो है, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो वहां पे एफ पॉइंट पे आएगा, इफ फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए। सो इकोनॉमी के अंदर टोटल ON लोग जो हैं वो हमारे पास काम करने वाले हैं, who are ready to work at the existing wage rate, who are able to work, and if they are getting the work, all those people who are ready to work at the existing wage rate and are able to work, अगर सबको काम मिल जाता है तो क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल आएगा जब हम ON लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड जो है वो करवा देंगे। So this is a full employment level. Same aggregate supply curve जो है हम सेकंड डायग्राम के अंदर बनाने वाले हैं। सबसे पहले 45 डिग्री पे उसको राइज कराना है, उसके बाद जब फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल आ जाए तो उसको कांस्टेंट कर देना है। सो दिस इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और यहां पर भी इकोनॉमी के अंदर ON इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल,
एंड यहाँ पे एफ पॉइंट पे जाके एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो रही है, तो यहाँ से फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल शुरू होगा। सो इट्स आल्सो कर्व विद 45 डिग्री एंगल। थर्ड डायग्राम के अंदर भी हम सेम करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सबसे पहले हम 45 डिग्री पे इसको इंक्रीज कराएंगे, उसके बाद जब फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल आ जाएगा इसको कांस्टेंट कर देंगे। सो दिस इज एफ पॉइंट which shows a full employment equilibrium level in the economy. So उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ON लोग जो हैं वो काम करने वाले हैं। So ये चीज कॉमन है जो हम अभी डायग्राम में बना रहे हैं। अभी तक जो सिर्फ कॉमन चीजें हैं मैं वो बना रहा हूँ, बाद की हम चीजें बाद में देख लेंगे। जब भी आप कोई भी डायग्राम बनाएं, कोई भी आप एनालिसिस करें, मेक इट वेरी सिंपल। सो एक कहावत है इंग्लिश के अंदर, मैं यहाँ पे उसको कोट करना प्रेफर करूंगा। वो कहता है डोंट वर्क हार्ड बट वर्क स्मार्ट। सो डोंट वर्क हार्ड बट वर्क स्मार्ट। आप स्मार्टली काम कीजिए, काम अपने आप हो जाएगा। सो वी आर डूइंग वर्क स्मार्टली। सबसे पहले जो कॉमन चीजें वो बना लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल आए, सो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए आपको ON लोगों को काम देना पड़ेगा तीनों डायग्राम के अंदर। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सारे के सारे लोगों को काम मिले आपकी इकोनॉमी के अंदर, तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है, आई एम अगेन यूजिंग द वर्ड, कि आपकी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड का जो लेवल है वो इतना होना चाहिए कि वो सारे के सारे लोगों को काम दिलवा सके। अगर सपोज करो, जैसे हम अपने पिछला टेबल जो हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर लास्ट में जब बनाया था, अगर हम उसको ध्यान में रखें और ये सोचें हम चाहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल आए, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल तब आएगा जब 60 लाख या 60 करोड़ लोगों को काम मिलेगा। पर अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर डिमांड ही 40 करोड़ लोगों की है या 40 करोड़ रुपीस की है, सोचो फुल एम्प्लॉयमेंट आ रहा है जब इनकम का लेवल और सप्लाई का लेवल है 60 करोड़, मतलब इकोनॉमी में 60 करोड़ गुड्स की सप्लाई हो रही है। 60 करोड़ रुपीस पकड़ लीजिए, तो मान लीजिए कि इकोनॉमी के अंदर 60 करोड़ रुपीस के गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है। कितनी सप्लाई हो रही है? 60 करोड़ रुपीस की। डिमांड इकोनॉमी के अंदर है 40 करोड़ की। अब डिमांड अगर 40 करोड़ की है तो क्या प्रोड्यूसर पागल है? वो 60 करोड़ की गुड्स की सप्लाई करेगा? वो कहेगा मेरी जो एग्रीगेट सप्लाई है ना वो फुली इलास्टिक है। अगर डिमांड ही 40 करोड़ की है तो मैं तो सप्लाई भी 40 करोड़ की करूंगा। सो क्या होगा? अब फुल एम्प्लॉयमेंट आना था 60 करोड़ पे, पर डिमांड जो है वो 40 करोड़ थी, उसने सप्लाई भी 40 करोड़ कर दी। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो गए। कहां पे? फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले। अगर हम चाहते हैं कि 60 करोड़ रुपीस की सप्लाई हो इकोनॉमी के अंदर, फॉर दैट इट इज नेसेसरी कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड भी 60 करोड़ की हो। अगर डिमांड 60 करोड़ की होगी तो प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेगा? उसको पता है कि मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो 60 करोड़ रुपीस की है, तो वो क्या करेगा? वो सप्लाई भी 60 करोड़ रुपीस की करेगा। अब सप्लाई कितनी हुई? 60 करोड़ की। क्यों हुई? क्योंकि डिमांड कितने की थी? 60 करोड़ की। डिमांड सप्लाई बराबर, बट कहां पे? फुल एम्प्लॉयमेंट पे। अगर हम चाहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट आए, आपका जो इक्विलिब्रियम है वो एफ पॉइंट पे आए, ON लोगों को काम मिले, तो इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वो इतनी होनी चाहिए कि वो एग्रीगेट सप्लाई को फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे इंटरसेक्ट करे। देख लीजिए, ये जो ग्रीन कलर में बना रहा हूं ये क्या है? एग्रीगेट डिमांड है। इसने क्या किया? एग्रीगेट सप्लाई को फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे कट किया। मतलब नाउ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इक्वल एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब अगर आप चाहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्वल होंगे तभी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आएगा। अगर आप चाहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आए तो उसके लिए जरूरी है कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो ADF होनी चाहिए, जो एग्रीगेट सप्लाई को फुल एम्प्लॉयमेंट पे कट करे। इफ एग्रीगेट डिमांड इंटरसेक्ट एग्रीगेट सप्लाई एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तभी इक्विलिब्रियम जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे होगा। सो दिस इज द आइडियल कंडीशन जो हम चाहते हैं कि हाँ इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है वो होना चाहिए। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को फुल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने चाहिए। दिस इज द आइडियल पोजीशन। अब
मैं यही आइडियल पोजीशन जो है वो सारी की सारी डायग्राम में बना देता हूं. सो दिस इज द आइडियल एडीएफ. हम चाहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आए. दिस इज द आइडियलिस्टिक सिचुएशन एडीएफ. सो दिस इज द आइडियलिस्टिक पोजीशन. हम चाहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम आए. अब अगर हो क्या, अब ये तो तीन जो पोजीशन मैंने बनाई, जो मैंने ग्रीन कलर से एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट कराया, दिस इज द आइडियलिस्टिक सिचुएशन. ओके, अब आते हैं रियलिस्टिक सिचुएशन पे. रियलिस्टिक सिचुएशन ये है कि एक्चुअली इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड जो है वो एडीएफ नहीं है. ओके, एग्रीगेट डिमांड एक्चुअली है दिस वन, एडीयू. अब ध्यान से देखिए, अब इक्विलिब्रियम के लिए अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम चाहते हैं, उसके लिए एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए एडीएफ, पर एक्चुअली डिमांड है एडीयू. मतलब जो है एक्चुअली रेड कलर वाली, वो जो होनी चाहिए विच इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, उससे नीचे है, उससे कम है. इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड कम है. एग्रीगेट डिमांड कम है तो उसने क्या किया, एग्रीगेट सप्लाई को जो ब्लू कलर वाली जा रही है, उसने उसको ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया. अगर ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंगली काम मिला N1 लोगों को. अब इसका मतलब क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट आपका आना था ON पे, एक्चुअली कितने लोगों को काम मिला, N1. अब इसका मतलब कि आपकी इकोनॉमी के अंदर ये N1 का ये जो गैप है, ये क्या है, ये आपकी इकोनॉमी के अंदर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है. दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट. अब ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जितनी डिमांड रिक्वायर्ड है टू बी इन द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक्चुअली जो डिमांड है वो क्या है, उससे कम है. अब जब डिमांड ही कम है तो क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई कम करेगा. सप्लाई कम करेगा तो एम्प्लॉयमेंट कम करेगा, आउटपुट कम करेगा, इनकम कम करेगा, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो जाएगा. अल्टीमेटली ON1 लोगों को काम मिलेगा. अब एक्चुअली केन्स ने एक बहुत अच्छा टर्म यूज किया यहां पे. वो टर्म हम आमतौर पे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, एंड दैट टर्म इज इफेक्टिव डिमांड. इफेक्टिव डिमांड. नाउ व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड. केन्स कहता है क्या होगा कि इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे एग्रीगेट सप्लाई के लेवल होंगे, बहुत सारे एग्रीगेट डिमांड के लेवल होंगे. ठीक है, जैसे अगर हम अपना पिछला टेबल फिर से बनाएं जो हमने आगे बनाया था. सो हमने यहां पे इनकम लिया था, जिसको हमने एग्रीगेट सप्लाई की भी कहा था. ये कंजम्पशन था, ये इन्वेस्टमेंट था, उसके बाद ये एग्रीगेट डिमांड था. सो इनकम 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, consumption 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, investment 10 पे फिक्स without any change. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. सो केन्स कहता है कि इकोनॉमी के अंदर ना आपको बहुत सारे एग्रीगेट सप्लाई के लेवल दिखेंगे. देखिए यहाँ पे आपको एग्रीगेट सप्लाई का लेवल कौन कौन सा दिख रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. इसके अकॉर्डिंगली आपको बहुत सारे एग्रीगेट डिमांड के लेवल दिखेंगे, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. सो अगर एग्रीगेट सप्लाई के बहुत सारे लेवल हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एग्रीगेट डिमांड के बहुत सारे लेवल हैं, पर उनमें से एक लेवल ऐसा होगा, एक लेवल जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होंगे. सो वो कौन सा लेवल है, दिस वन, जहां पे 40-40 पे दोनों इक्वल है. जब हमने कहा था इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, इक्विलिब्रियम है पर फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट तो 60 पे आना है. सो केन्स ने एग्रीगेट डिमांड के इस 40 लेवल को नाम दिया इफेक्टिव डिमांड. तो इफेक्टिव डिमांड क्या है, तो कहता है इफेक्टिव डिमांड अकॉर्डिंग टू केन्स इज दैट लेवल of aggregate demand at which it is equal to aggregate supply. I'm repeating my words. Effective demand is that level of aggregate demand at which it is equal to aggregate supply. Okay? So, अब जो आपका effective demand का level है वो है ADU. यहाँ पे वो डिमांड और सप्लाई इक्वल है, बट
before full employment. So this is the concept of under employment equilibrium by Keynes. ओके, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो गए, पर अभी तक इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है वो नहीं आया है। जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही एक दूसरे के बराबर हो चुके हैं। स्टिल देयर इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, बट क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर। तो केन्स कहता है डिप्रेशन के अंदर यही होता है, डिप्रेशन में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाता है, हालांकि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल नहीं आया होता। अब बात करते हैं इसकी। अब जो एक्चुअल आपको एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड है टू बी इन द फुल एम्प्लॉयमेंट वो एडीएफ है। लेट इट बी कि जो आपकी ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड है, मैं इसको बिल्कुल ऊपर ही बना देता हूं, वो भी एडीएफ ही है। इसका मतलब जितनी एग्रीगेट डिमांड आपको रिक्वायर्ड थी टू बी इन द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, उतनी ही आपकी इकोनॉमी में है भी। इसका मतलब क्या होगा, आपकी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है वो आ जाएगा। मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होंगे बट एट द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों होंगे, क्योंकि अब जितनी डिमांड चाहिए थी फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए उतनी डिमांड ऑलरेडी है इकोनॉमी में। उतनी डिमांड है तो क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे, जितनी उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उतना काम करेंगे, सारे के सारे लोगों को काम प्रोवाइड करवाएंगे। व्हाई, उनको लगता है कि हमारे पास इकोनॉमी के अंदर इतनी डिमांड एग्जिस्ट करती है कि हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं हम उन सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काम दे सकते हैं, सभी को हम फुली एम्प्लॉयड कर सकते हैं, अपनी फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काम देंगे, कोई फैक्टर प्रोडक्शन अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, तो इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑलरेडी आ जाएगा। सो पॉइंट इज एन। ठीक है, अब कई बार क्या हो सकता है, केन्स कहता है जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट पे आए, जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले इक्वल हो जाए, या इकोनॉमी के अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे आए जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट पर इक्वल हो, वो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, सो केन्स कहता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्या हो कि आपकी जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो ये हो, जिसको हम मान लेते हैं एडीई। अब सोचो, अब यहां पर एडीएफ जो है वो आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है। अगर आप चाहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट आए, आपकी एग्रीगेट डिमांड एडीएफ होनी चाहिए, तो एडीएफ हो गई। सपोज यहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया, इसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आपकी जो इनकम के अंदर चेंजेस हैं, या जो सप्लाई के अंदर चेंजेस हैं, या जो प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस हैं, वो आने बंद, अब वो नहीं आएंगे। अब इसका मतलब आपकी सप्लाई तो हो गई कांस्टेंट, वो तो हो गई वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस, बट ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, अब अगर आपने एग्रीगेट डिमांड को देखो फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ऊपर निकल गई, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड बहुत बढ़ गई, मतलब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई। कैसे इंक्रीज हुई, अब एडी हमने कहा था कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो हमने बात की थी देयर आर थ्री ऑप्शंस फॉर दैट। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो सकती है बाय इंक्रीजिंग कंजम्पशन लेवल, बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट लेवल, और बाय इंक्रीजिंग बोथ। पर हमने कहा कि सी तो इंक्रीज हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद इनकम में चेंजेस आने बंद। अगर इनकम में चेंज बंद तो कंजम्पशन में चेंज बंद, क्योंकि कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम। सो अब अगर कंजम्पशन चेंज नहीं होगी, इसका मतलब अब सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन है, और वो ये है कि इन्वेस्टमेंट। अब आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करके एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर सकते हैं, यू हैव नथिंग एल्स ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। सो अब जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी वो कौन सी, अब केन्स जिस इन्वेस्टमेंट को लेके चलता है वो तो ऑटोनोमस है, विच इज मेड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, जो क्या होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो जो आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो वो क्या होगी, वो एक फिक्स अमाउंट के अंदर ही इंक्रीज होगी। सो दीज टू कर्व्स रिमेन्स पैरेलल। अब क्या हुआ, अब जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्चुअली में वो है एडीई, और वो इंटरसेक्ट कर रही है इसको ई पॉइंट के ऊपर, जबकि जो फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट है वो है एफ। अब फुल एम्प्लॉयमेंट एफ है, एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो रहे हैं ई पॉइंट पे। अब इस जगह पे क्या होगा,
अब डिमांड जो है आपकी एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी के अंदर वो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्रॉस कर चुकी है। इस मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि अब यहां पे जाके एग्रीगेट सप्लाई तो इंक्रीज होगी नहीं, क्योंकि वो तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच चुके हैं, अपनी फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रही है। जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सारे के सारे फैक्टर्स को काम पे लगाया हुआ है, कोई भी फैक्टर अनएम्प्लॉयड नहीं है। जितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं उतनी मैक्सिमम प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, पर इकोनॉमी के अंदर डिमांड उससे भी ज्यादा बढ़ गई। सो व्हाट आर द consequences? Only one, and that consequence is the rise in prices। बस और कुछ नहीं होगा। अब यहां से आपकी एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती, इनकम इंक्रीज नहीं हो सकती, आउटपुट इंक्रीज नहीं हो सकती, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकती, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी आ चुका है। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद एम्प्लॉयमेंट को कैसे इंक्रीज करोगे? एम्प्लॉयमेंट तो कांस्टेंट हो जाएगी। अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं, आउटपुट बढ़ेगी नहीं, सप्लाई बढ़ेगी नहीं, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी नहीं, मार्केट में नई चीजें आएंगी नहीं, पर डिमांड तो उससे ज्यादा है। इट मींस क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी। अब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, मतलब इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको परचेस करने वाले लोग बहुत सारे हैं, पर उतनी गुड्स मार्केट में नहीं है। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ेंगे, इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता। सो केन्स जो है वो 3 टाइप के इक्विलिब्रियम की बात करता है अपने एनालिसिस के अंदर। दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होंगे बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम where aggregate demand aggregate supply are equal at the full employment level। यहाँ पे over full employment equilibrium जहाँ पे aggregate demand aggregate supply equal होंगे but after full employment level। So these are the 3 type of equilibriums as suggested by Keynes। That's why we call Keynesian analysis as a shifting equilibrium analysis। Why it is called शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम एनालिसिस, क्योंकि केन्स कहता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होता रहता है। कभी वो अंडर एम्प्लॉयमेंट पे होता है, कभी वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाता है, कभी वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट चला जाता है, वो कुछ भी हो सकता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम एनालिसिस। नाउ ऑन दिस बेसिस तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, हम डिफरेंसेस जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं बिटवीन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस रहेंगे हम उसकी बात करेंगे। सो अगर हमने डिफरेंसेस पता करने होते हैं किसी भी चीज में, सो बेस्ट ऑप्शन इज दैट कि आप अपनी कॉपी के बीच में बिल्कुल एक लाइन लगा लीजिए, तो यहां से आपको डिफरेंसेस जो है वो इजी हो जाता है। अब हमने जो डिफरेंसेस निकालने हैं वो हैं 2 चीजों के अंदर, एक है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के अंदर, और एक हमने निकालना है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के अंदर। ओके, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं हम उस चीज को जो है वो भी देखने वाले हैं। सो जो हमने अभी डायग्राम बनाई उससे सारे डिफरेंसेस जो हैं वो आपको पता लग जाएंगे। फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि इन दिस AD and AS are equal but before full employment point। okay, so this is the first point। यहां पे क्या होगा, AD और AS जो है वो इक्वल होंगे बट फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले। इधर क्या होगा, इन दिस AD and AS are equal at full employment point। यहां पे वो दोनों फुल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट पे इक्वल होंगे। ओके, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नंबर 2, इन दिस देयर इज अ possibility to increase output, employment
एंड इनकम, क्योंकि देखिए इकोनॉमी के अंदर जो है अभी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, मतलब आपकी इकोनॉमी के अंदर जो एडीएस हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इकोनॉमी के अंदर आउटपुट को, एम्प्लॉयमेंट को और इनकम को आप इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कीजिए क्योंकि कंजम्पशन इंक्रीज नहीं हो सकती है। वैसे भी हमने कहा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद कंजम्पशन इंक्रीज नहीं हो सकती है। केन्स कहता कि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी अगर आप कंजम्पशन इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो वो भी उतनी इंक्रीज नहीं होगी कि आपको फुल एम्प्लॉयमेंट पे ले आए। क्यों? क्योंकि केन्स बात जो करता है वो करता है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम की। केन्स कहता है कि जो हमारी कंजम्पशन हैबिट्स हैं दे आर स्लोली रिवर्सिबल। मतलब कहता है हमारी जो कंजम्पशन हैबिट्स है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। मतलब अगर हमारी इनकम बहुत ज्यादा भी बढ़ जाएगी तो हमारी कंजम्पशन उतनी अच्छी तरह से जो है वो चेंज नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी जो कंजम्पशन हैबिट्स है वो बहुत धीरे धीरे चेंज होती हैं। हम एकदम से अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूं इस बात की कि हमारे फाजिलका की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे फाजिलका के अंदर एक पर्सन है जो रबड़ी फलूदा और मिल्क बादाम ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करता है। तो उसकी ना एक रेडी सी है, तो वहां पे वो इस चीज को सेल करता है। फाजिलका में एक क्लॉक टावर है, तो क्लॉक टावर के पास उसकी रेडी है। उसने क्या किया, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाया अपना। उसने वहां पे एक प्रॉपर एक थोड़ी दूर जाके एक जगह ले ली, अंदर प्रॉपर हॉल था। उसने वहां पे हॉल के अंदर अपना पूरा टेबल वगैरह लगाया, अपना पूरा सेटअप लगाया, टेबल वगैरह लगाए अंदर सारे, ताकि लोग आराम से बैठ के वहां पे जो है वो अपना एंजॉय कर सकें। लोगों ने क्या किया, वहां पे जाना बंद कर दिया। क्यों? उनको दिमाग में अंदर एक चीज आ गई कि लो जी अब इसने अंदर टेबल लगा दिए हैं तो इसे रेट बढ़ा दिया होगा, क्वालिटी कम कर दी होगी। तो वो वहां से टोटली फ्लॉप हो गया। फ्लॉप होके उसने दोबारा से वहीं पे आके अपनी रेडी लगा ली, फिर से काम चल गया। मतलब लोग रेडी पे खड़े होके आराम से मतलब खा सकते हैं, बट उनको थोड़ा स्टैंडर्ड से खिलाया जाए उनको हजम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कंजम्पशन हैबिट जो है इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। तो क्या होगा, जैसे हम पंजाबी हैं तो थोड़ा हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? अगर हमें मान लीजिए कोई टिक्की खानी है या मान लीजिए समोसा खाना है, सो हम जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां पे जाना प्रेफर नहीं करते। हमें लगता है रेस्टोरेंट में जाएंगे, वो हमें अच्छा टेबल पे बिठाएंगे, पानी सर्व करेंगे, फिर प्लेट के अंदर साफ सुथरा देंगे, वो हमें हजम नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, वो मतलब सड़क के किनारे जो मतलब रेडियां खड़ी होती हैं जहां पे सारा दिन मिट्टी वगैरह ऊपर पड़ती रहती है, हमें वो ज्यादा टेस्टी लगते हैं, है ना? क्योंकि हम मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो मिट्टी मुट्टी डाल के जो उस पर हमें देते हैं ना, तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। तो हमारी कंजम्पशन हैबिट जो है वो वहीं पे रहती है। तो कंजम्पशन हैबिट इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। सो इसलिए केन्स ने कहा था कि अगर आपको एग्रीगेट डिमांड को चेंज करना है, सो आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट को चेंज करके एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है उसको चेंज कर सकते हो। कंजम्पशन हैबिट चेंज करने के लिए आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है इकोनॉमी के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं और उससे आप आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। पर अगर हम इधर बात करें, यहाँ पे तो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुका है। सो क्या होगा, इन दिस there is no possibility, there is no possibility of increase in income, output and employment. so यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुका है, तो उसके बाद इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जो है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होगा, there is excess capacity in the economy। यहां पे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी होगी, मतलब अभी तक हमारे में कैपेसिटी अवेलेबल है, हम चाहें तो प्रोडक्शन कर सकते हैं। यहां पे क्या होगा, इस इधर देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल इन द इकोनॉमी, तो कोई एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल नहीं होगी। नंबर 4, इन दिस द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड। यहां पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है
वो फुल यूटिलाइज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर उतनी डिमांड नहीं है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फुल यूटिलाइज हो सके। यहां पर क्या होगा? क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, इन दिस ऑल द फैक्टर्स of production are fully utilized, वो fully utilized होंगे। ठीक है, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसा नहीं होगा जो यूटिलाइज नहीं होगा, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। जितनी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है आप उतना काम कर रहे हैं। इट मींस जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास होंगे आप उन सभी को काम दे रहे होंगे। अगर इस पॉइंट पे आके इफ देयर इज एन इंक्रीज इन एडी, अब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है और आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो क्या होगा? देयर इज नो इंक्रीज इन प्राइस लेवल। ठीक है, यहां पे प्राइस लेवल इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं केन्जियन एनालिसिस के अंदर कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आया है तो उससे पहले अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो एग्रीगेट सप्लाई इज फुली इलास्टिक। तो क्या होगा? जितनी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी एग्रीगेट सप्लाई उतनी ही बढ़ जाएगी, तो प्राइस लेवल क्यों इंक्रीज होगा? सो यहां पे क्या होगा? इंक्रीज प्राइस लेवल के अंदर नहीं होगा, बट क्या होगा? देयर इज एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट आउटपुट एंड इनकम, बल्कि आउटपुट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी और एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। बट अगर इधर बात करें, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन एडी आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, ओके, अब फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी आ चुका है, अगर उसके बाद भी आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा? एग्रीगेट सप्लाई कॉमा इनकम कॉमा आउटपुट नॉट इंक्रीज, विल नॉट इंक्रीज, ये नहीं इंक्रीज होंगे, बट देयर इज ओनली एन इंक्रीज इन प्राइस लेवल। तो इकोनॉमी क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा और कुछ नहीं होगा। यहां पे ये बात ध्यान रखने वाली है, यहां पे प्राइस लेवल क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि यहां पे देखिए जितनी एग्रीगेट डिमांड थी इकोनॉमी के अंदर वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्वल हो चुकी है एग्रीगेट सप्लाई के, उसके बाद भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। तो सोचिए हम कौन से पॉइंट पे गए? हम गए ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है ना, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई है। अब अगर फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुका है इसका मतलब जितनी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है आप उसको फुली यूटिलाइज कर रहे हैं। कोई आपका जो है वो बेकार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। जितने आपके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, आपने सबको काम पे लगा के रखा हुआ है। जितनी आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं आप उतनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं, डिमांड उसके बाद भी बढ़ गई। अब डिमांड तो बढ़ नहीं सकती है, कैसे बढ़ सकती है? मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाइए एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती जाएगी। एग्रीगेट डिमांड आप जितनी मर्जी इंक्रीज कर सकते हैं पर एग्रीगेट सप्लाई को आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आप इंक्रीज नहीं कर सकते। सो रिजल्ट क्या निकलेगा? और वो ये होगा कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है प्राइस लेवल इंक्रीज होगा और कुछ नहीं होगा। सो दीज आर सम ऑफ द नोटेबल डिफरेंसेस बिटवीन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सो एवरी इकोनॉमी वांट्स व्हाट? It wants underemployment equilibrium or it wants full employment equilibrium? Undoubtedly, every economy wants to be at the full employment equilibrium point. अब वो कैसे आएगा? देखिए केन्स कहता है कि इकोनॉमी के अंदर जो रियलिस्टिक सिचुएशन है वो ये है कि हमेशा इकोनॉमी के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होते हैं, पर उसके कहने का मतलब ये नहीं था, उसके कहने का मतलब ये नहीं था कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आ नहीं सकता। वो कहता है बिल्कुल आ सकता है, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। और कौन सी इन्वेस्टमेंट को? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को। और वो कौन इंक्रीज करेगा?
वो इंक्रीज करेगी गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैज टू टेक द इनिशिएटिव्स, उसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ऑटोनोमस लेवल इंक्रीज करेगी उससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी शुरू हो जाएंगी, लोगों को काम मिलना शुरू हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, वो डिमांड करेंगे, सो डिमांड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब डिमांड का लेवल बढ़ेगा तो उसको फुलफिल करने के लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं वो और लोगों को काम देंगे, अगर और लोगों को काम देंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फिर उनको भी इनकम देनी पड़ेगी, तो उनको इनकम मिल जाएगी, तो फिर वो लोग भी डिमांड करेंगे, जब वो डिमांड करेंगे उसको फुलफिल करने के लिए और लोगों को काम देना पड़ेगा, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो उसको अचीव कर लेगी। बट फॉर दैट गवर्नमेंट हैज टू टेक द इनिशिएटिव्स, प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि डिप्रेशन के टाइम पे जो प्रॉफिट्स हैं, इनकम है, वो क्या होते हैं, ऑल टाइम लो होते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर किसी तरह की कोई मोटिवेशन नहीं होती इन्वेस्टमेंट करने की, सो द गवर्नमेंट हैज टू टेक द इनिशिएटिव। दैट्स व्हाई हमने केन्स की अजम्पशंस के अंदर ये बात की थी कि केन्स के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज मस्ट इन द इकोनॉमी। विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इकोनॉमी कभी भी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल जो है उसको अचीव नहीं कर सकती। सो विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जरूर आएगा जब इकोनॉमी अपनी एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन पे जो है वो काम कर रही होगी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सो आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। इन केस देयर इज एनी डाउट देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज लाइक शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।